आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 11 का चैप्टर नंबर 4A, अध्याय 4A, सदिश विश्लेषण, वेक्टर एनालिसिस। तो सदिश और अदिश राशि के बारे में इसमें हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो ये जो सदिश होती है और अदिश राशि, जो भौतिक राशियां होती है, ये भी आपकी भौतिक राशि है। एक होता है आपका अदिश राशि और एक होता है आपका सदिश राशि। ध्यान से देखना, फिर इसकी परिभाषा भी लिखेंगे। पहले आप समझ लीजिए कि ये अदिश और सदिश होता क्या है। अदिश को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? इसको बोलते हैं आपका स्केलर। क्या बोलते हैं? स्केलर बोला जाता है। और सदिश तो आपके सामने में लिखा है, वेक्टर बोला जाता है। ठीक है, पहले आप इसका बेसिक समझ लीजिए, फिर हम इसकी परिभाषा भी लिखेंगे और कौन कौन सी राशि है कि वो अदिश कहलाता है और सदिश कहलाता है, ये भी देखेंगे। तो अदिश राशि, नाम से पता चल रहा है, दिश का मतलब दिशा, क्या है? दिशा। और अ का मतलब जिसमें दिशा ना हो, अपोजिट। ठीक है ना भाई? तो अदिश राशियां वे राशियां होती है जिनमें दिशा नहीं होती, केवल क्या होती है? वैल्यू होते हैं, परिमाण होते हैं। वो कौन सी राशियां कहलाती है? अदिश राशि कहलाती है। जैसे ध्यान से समझना, अदिश राशि समझ में आ गए होंगे, जिसमें दिशा नहीं होती, केवल परिमाण होते हैं, वे आपका अदिश राशि कहलाती है। अब जैसे इधर समझना, जैसे मेरा वजन, ठीक है ना, मेरा वजन ले लो। मेरा वजन कितना है? मान लीजिए 50 किलोग्राम है अभी, ठीक है ना भाई? तो अगर मैं इसको बताऊं, और ये 50 किलोग्राम क्या है? वजन है ना, मेरा वेट है, वजन है। और वजन मतलब क्या? ये क्या, ये द्रव्यमान है, भार है ना? ठीक है ना भाई? ये आपका द्रव्यमान है, भार है, वजन है। तो मेरे शरीर का वजन अभी मान लो इतना है कि 55 किलोग्राम। तो ये इसका क्या है? ये इसका परिमाण है, वैल्यू है ना भाई? ये आपका मान है, वैल्यू है, ये आपका परिमाण है। तो अदिश राशि क्या होता है? जिसमें केवल परिमाण होते हैं। अब मैं बोलूंगा कि ऊपर से लेकर नीचे तक बताओ या दाएं से लेकर बाएं तक बताओ, तो भी मेरे शरीर का वजन इतना ही होगा। होगा कि नहीं होगा? तो क्या मेरे शरीर का वजन बताने के लिए मुझे दिशा बताने की जरूरत है क्या? नहीं है ना भाई? आप चाहे ऊपर से लेकर नीचे तक, यानी कि उत्तर से लेकर दक्षिण तक, या आप पूर्व से लेकर पश्चिम तक, कहीं से भी देख लीजिए, मुझे अपने शरीर के लिए वजन बताना है, तो उसके लिए मुझे दिशा की आवश्यकता नहीं है। बताओ कि ऊपर से लेकर तुम कितने वजन हो, या बाएं से लेकर दाएं तक कितना वजन हो, तो मेरे शरीर का वजन इतना ही रहेगा, चाहे आप कहीं से भी देख लो। तो द्रव्यमान, ये क्या है आपका? द्रव्यमान। मतलब द्रव्यमान कौन सी राशि हो गई? अदिश राशि। द्रव्यमान किसको बताता है? वजन को बताता है। तो इसके लिए आपको क्या है? मतलब दिशा की जरूरत नहीं है। तो अदिश राशि का उदाहरण आपको क्या पता चला कि द्रव्यमान क्या है? अदिश राशि है। क्लियर हुआ? इसमें दिशा नहीं होगी, केवल इसका क्या है? परिमाण है। जैसे बुक, बुक ले लो, उसका क्या बताएगा? द्रव्यमान, वजन बताएगा। लेकिन क्या वो बताएगा उसकी दिशा को बता सकते हैं क्या? नहीं बता सकते ना। उसी प्रकार किसी वस्तु को ले लो, जैसे ये, इसको आप चाहे आप कहीं से भी नापिए, ये इसकी क्या होगी? लंबाई होगी, कुछ ना कुछ इसकी लंबाई होगी। तो इसमें दिशा तो नहीं बताएंगे ना कि चलो उत्तर से लेकर पश्चिम तक बताओ इसकी कितनी लंबाई है, या दक्षिण से लेकर उत्तर तक बताओ कितनी लंबाई है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसमें सिर्फ आपको केवल परिमाण की आवश्यकता है, ना कि दिशा की। तो लंबाई भी आपकी कौन सी राशि हो गई? अदिश राशि। इस प्रकार से बहुत सारी ऐसी राशियां हैं जो केवल क्या है, जो इसमें सिर्फ परिमाण होते हैं, वैल्यू होते हैं, दिशा नहीं होती है। वो कौन सी राशि कहलाती है? अदिश राशि कहलाती है। क्लियर है? अब सदिश राशि समझना, ये क्या होता है सदिश राशि? ध्यान से समझना भाई, ठीक है ना भाई? सदिश राशि क्या होती है? जिनमें दिशा और परिमाण क्या होते हैं? दोनों होते हैं। इसमें क्या होती है? दिशा भी होती है, साथ में परिमाण भी होता है। वो कौन सी राशि कहलाती है? अदिश राशि का, सॉरी, सदिश राशि कहलाती है, जिसमें दिशा भी हो और परिमाण भी हो। लेकिन इसमें एक चीज और है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, उस चीज को याद रखना कि ये जो सदिश राशि होती है, वो सदिश योग के नियम का पालन करती है, अन्यथा वो सदिश राशि नहीं कहलाएगा। मैं आपको इसका एक अपोजिट भी बताऊंगा। सदिश योग का नियम, तीसरा क्या है? सदिश योग का नियम का पालन करता है, तब वो सदिश राशि कहलाता है। जैसे समझना, बल, बल क्या है? एक सदिश राशि है ना भाई? बल क्या है? एक सदिश राशि। अब ध्यान से समझने में, इसका उदाहरण आपको समझा रहा हूं। मान लीजिए ये क्या है? एक वस्तु है या कोई बॉक्स है, ठीक है ना भाई? इस पर कोई व्यक्ति इधर से 10 न्यूटन का बल लगा रहा है। बल का मात्रक न्यूटन होता है, मालूम है? 10 न्यूटन का बल लगा रहा है, और इधर से भी वो क्या कर रहा है? 10 न्यूटन का बल लगा रहा है। क्लियर है?
तो यहाँ पर अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं तो इनकी दिशा विपरीत है, ठीक है ना भाई। मान लीजिए ये इधर से बल लगा रहे हैं, क्षैतिज डायरेक्शन में है, तो यहाँ पर क्या होगा 10, ठीक, और ये विपरीत लगा रहे हैं, तो सबसे पहले सदिश योग करते हैं। ये जो सदिश राशि होती है वो क्या कहलाती है, सदिश योग के नियम का पालन करता है। तो योग मतलब प्लस का साइन। अब ये विपरीत डायरेक्शन में, तो क्या मैं इसको -10 लिखूंगा, क्या होगा ना। तो 10 और प्लस माइनस का गुणा क्या होगा, माइनस होगा, और 10 और 10 क्या हो जाएगा, 0। यानी कि ये क्या करता है, सदिश योग के नियम का पालन करता है। क्लियर हो गया कि ये कोई वस्तु था जिसे आप इधर से बल लगा रहे हो 10 न्यूटन का, फिर इधर से बल लगा रहे हो 10 न्यूटन का, तो इनका अगर मैं योग करूं, सदिश योग करूं, तो इनका मान क्या आता है, 0 आता है। यानी कि ये सदिश योग के नियम का पालन करता है। अब एक उदाहरण इसका समझना, विद्युत धारा, समझ में आया ना। विद्युत धारा जानते हो ना कैसे होता है, आपके घर देखियो ना, मान लीजिए ये कोई तार था, ये वाला, और ये तार यहाँ से जाकर और 2 भाग में बढ़ गया। घर में देखियो ना, एक तार होता है, वहां से आप कहीं भी कनेक्शन कर लेते हैं। एक तार था, उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पर एक बल्ब लगाया है, ठीक है, और एक बल्ब यहाँ पर लगाए हुए हैं भाई, ऐसे, ठीक है, और यहाँ से आपका क्या है, एक तार गया और उसके बाद 2 भाग में बढ़ गया, ठीक। ये आपका क्या है, विद्युत धारा है। ये जो बता रहा हूँ कौन सा है, विद्युत धारा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, मान लीजिए मैं यहाँ पर 10 एम्पियर का इसमें धारा प्रोवाइड कर रहा हूँ इधर से, तो यहाँ आने के बाद ये 2 भाग में बढ़ गया, एक भाग इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 5 एम्पियर इधर आ गया, एक भाग इधर आएगा, 5 एम्पियर आ गया। अभी भी देखो इनकी दिशा विपरीत है ना, यहाँ से गया था 10, लेकिन इधर आ गया तो ये बल्ब जलने लगा 5 एम्पियर का धारा पा करके, और ये वाला बल्ब भी आपका जलने लगा। ये आपका फर्स्ट नंबर का बल्ब है, ये सेकंड नंबर का बल्ब है, दोनों बल्ब जलने लगा। अब इनका जरा सदिश योग तो करो। तो ये क्या करता है मालूम है, यहाँ पर ये सदिश योग के नियम का पालन नहीं करता है, समझ में आया ना। अगर आप इसे ऐड करोगे तो ये भले ही विपरीत दिशा में क्यों ना हो, समझ में आ रहा है ना भाई। तो ये जो है सदिशों के नियम का पालन नहीं करता है, लेकिन इसमें क्या है, दिशा है। ये पहले देखो, ये दिशा बता रहा है कि नहीं बता रहा है, ये इधर 5 जा रहा है, ये इधर 5 जा रहा है, दिशा बता रहा है ना। लेकिन इसको मैं जोड़ूंगा, ठीक है ना भाई, तो टोटल कितने होंगे, 10 होंगे, 0 नहीं होगा। ये कितना होगा, 5 इधर का, 5 ये, दोनों मिला करके कितना बन जाएगा, 10 बनेगा, 0 नहीं होगा इस बार। तो इसमें देखो दिशा भी है, समझ में आया, और परिमाण भी है। तो विद्युत धारा जो है वो एक सदिश राशि है। विद्युत धारा क्या है, सदिश राशि है, लेकिन सदिश राशि होते हुए भी सदिश योग के नियम का पालन नहीं करता, इस कारण ये अदिश राशि कहलाती है। और सदिश राशि के लिए क्या चाहिए, एक दिशा और परिमाण होता है। देखो इसकी दिशा बता रही ना, ये इस दिशा में जा रही है, ये इस दिशा में जा रहा है, और इसकी वैल्यू भी है, ये आपका परिमाण है, ये 5 एम्पियर इधर जा रहा है, 5 एम्पियर इधर जा रहा है। लेकिन जब इसका सदिश योग करेंगे तो ये 0 नहीं होता है, समझ में आ रहा है ना। अगर 0 कर देंगे, मान लीजिए मैं इधर धारा नहीं भेज रहा हूँ, तो ये बल्ब नहीं चलेगा, समझ में आ रहा है ना। अगर इधर भी बंद कर दिया तो ये बल्ब नहीं चलेगा। तो इसमें दिशा और परिमाण दोनों होती है, उसके बाद भी ये विद्युत धारा सदिश राशि नहीं कहलाती है। कौन सी राशि कहलाती है, यही एक अपवाद है भाई, समझ में आ रहा है ना। विद्युत धारा क्या है, सदिश, मतलब इसमें दिशा भी है और परिमाण भी है, उसके बाद भी ये अदिश राशि कहलाती, सदिश राशि नहीं कहलाती। क्यों, क्योंकि ये सदिश योग के नियम का पालन नहीं करता है, इस कारण से विद्युत धारा का क्या कहलाता है, अदिश राशि कहलाती है। समझ में आ गया। अब इसका परिभाषा लिख लेते हैं, सदिश राशि क्या होती है और अदिश राशि क्या होती है, सदिश राशि क्या होती है, और इनके कौन कौन से हैं जो भौतिक राशि जो सदिश राशि कहलाती है और अदिश राशि कहलाती है, ठीक है, समझ में आ गया ना। तो अदिश राशि, तो अदिश राशि वे राशि कहलाती है, वे राशियां जिसमें केवल परिमाण होते हैं, दिशा नहीं होती, वो क्या कहलाती है, अदिश राशि कहलाती है, ठीक है ना भाई। इससे पहले मैं आपको समझा चुका हूं कि अदिश राशि और सदिश राशि क्या होती है। फिर इसके उदाहरण है द्रव्यमान, लंबाई, आयतन, घनत्व, समय, ताप, कार्य, ऊर्जा, विद्युत धारा, आवेश, प्रतिरोध, विभव, धारिता, विशिष्ट ऊष्मा, ये सब क्या है, अदिश राशियों का उदाहरण है। जिसमें आपको मैं बताया हूँ विद्युत धारा क्या है, जिसमें दिशा और परिमाण दोनों होते हैं, फिर भी ये कौन सी राशि कहलाती है, अदिश राशि कहलाती है। क्यों अदिश राशि कहलाती है, क्योंकि ये आपका सदिश योग के नियम का पालन नहीं करता है, इस कारण से आपका क्या कहलाता है, अदिश राशि कहलाती है। समझ में आ गया। अब सदिश राशि देखिए आप, सदिश राशि
ठीक है ना। पहचानेंगे कैसे, उदाहरण देखना, ये आपका घर है, घर से आप कहाँ जा रहे हो, स्कूल, ठीक है ना, ये स्कूल चले गए। ठीक, यहाँ पर एक बच्चा था, उसको आपने ये बताया, अच्छा कितना किलोमीटर है स्कूल, 6 किलोमीटर ना, यहाँ से 6 किलोमीटर है ना, स्कूल जाना है, इस बच्चे को आपने ये बता दिया 6 किलोमीटर जाना है करके, ठीक है ना। और स्कूल कहाँ है, इस डायरेक्शन में, यानी कि किधर, दक्षिण की ओर, ये उत्तर है, ये दक्षिण की ओर, ठीक है ना। लेकिन सिर्फ आप बच्चे को ये बताए हो कि ये बच्चा घर में है, और आप, कोई व्यक्ति था इनके घर में, बड़ा बुजुर्ग व्यक्ति, उन्होंने क्या किया, उन्होंने बताया कि इस बच्चे को कि तुम स्कूल जाना, और स्कूल की जो दूरी है वो कितना है, 6 किलोमीटर, ठीक है। अच्छा ये बता दिया, अब चला गया, ठीक है ना। अब ये बच्चा क्या कर रहा है, स्कूल जा रहा है, ये निकला घर से, इधर आ गया 6 किलोमीटर, ठीक है। ये ओनली परिमाण है, समझ में आ रहा है ना। उसके बाद एक बार ऐसे हुआ, कहीं भी जा सकता है, हमने सिर्फ उसको दूरी बताई है कि 6 किलोमीटर जाना है, स्कूल जाना है, ठीक है ना भाई। वो एक क्या किया, एक बार इधर चला गया 6 किलोमीटर, दूसरी कंडीशन में क्या हुआ कि वो 6 किलोमीटर इधर आ गया, फिर अगले बार वो 6 किलोमीटर इधर आ गया, फिर अगले बार वो 6 किलोमीटर इधर आ गया। वो जा ही नहीं पा रहा है स्कूल, क्यों नहीं जा पा रहा है मालूम है, क्योंकि हमने उसको दिशा नहीं बताया है, ठीक है ना भाई। तो सदिश के लिए क्या होता है, उसको तो मालूम था 6 किलोमीटर जाना है, लेकिन ये नहीं बताया था कि 6 किलोमीटर कहाँ जाना है, कौन सी डायरेक्शन में जाना है। वो 6 किलोमीटर बोले, वो इधर चला गया 6 किलोमीटर, फिर पता चला कि वो दूसरे बार इधर चला गया 6 किलोमीटर, ढूंढ रहा है स्कूल को, 6 किलोमीटर 6 किलोमीटर 6 किलोमीटर के दायरे में मुझे जाना है, लेकिन ये नहीं बताया था कि कौन सी दिशा में जाना है। अगर हम उसको बता देते कि तुम्हें साउथ डायरेक्शन में जाना है, दक्षिण दिशा में आपका स्कूल है, तो तुम 6 किलोमीटर पहुंच जाते थे। तो सदिश के लिए क्या चीज चाहिए, एक होता है परिमाण, यानी कि वैल्यू, जो आपको बता दिया था कि 6 किलोमीटर जाना है, दूसरी क्या थी, दिशा। तो ये चीज समझ में आया ना। अब घर से तो निकल गए थे, 6 किलोमीटर सब जगह चले गए, लेकिन आपको बताया नहीं गया था कि आपको वास्तव में कौन सी डायरेक्शन में जाना है, तो दक्षिण दिशा में जाना था, अब आपको बता दिया। तो सदिश के लिए क्या होता है, एक परिमाण भी होनी चाहिए और दिशा भी होनी चाहिए, साथ में ये दोनों सदिशों के नियम का पालन भी करना चाहिए, वो कहलाती है सदिश राशियां। समझ में आया क्या, अब इसकी परिभाषा लिखे, ये चीज समझ में आया ना जो आपको समझाया हूँ। कोई बच्चा था जिसे सिर्फ आप ये बोल दिए कि 6 किलोमीटर स्कूल जाना है, लेकिन ये नहीं बताया कि उसे कौन से डायरेक्शन में जाना है। तो देखो रूट तो बहुत सारे होते हैं, वो इधर चला गया, इधर चला गया, जहां भी है चला गया, लेकिन जहां उसको पहुंचना चाहिए था वो वहां नहीं पहुंचा। तो अगर आप उसे ये बता देते कि आपको उत्तर दिशा में जाना है या दक्षिण दिशा में 6 किलोमीटर चलना है, पूर्व में 6 किलोमीटर जाना है, तो बिल्कुल वो पहुंच जाता। तो सदिश के लिए क्या होना चाहिए, परिमाण भी होनी चाहिए, दिशा भी होनी चाहिए, साथ में वो सदिश के नियम का पालन भी करना चाहिए। तो सदिश राशि क्या होती है ये लिख लेते हैं। तो वे राशि जिसमें दिशा व परिमाण, जिसमें दिशा व परिमाण दोनों हो, सदिश राशि कहलाती है। आप अपने तरीके से भी परिभाषा लिख सकते हैं। क्या हो गया, सदिश राशि कहलाती है। आपको इससे पहले और बताया था बल का एग्जांपल दे करके, ठीक है ना भाई। इसके उदाहरण लिख लेना, जितने भी उदाहरण हैं, कौन कौन से उदाहरण हैं, बल, त्वरण, वेग, विस्थापन, और कौन कौन है, बल हो गया, त्वरण हो गया, वेग हो गया, विस्थापन हो गया, और कौन कौन सी राशियां हैं जो आपकी सदिश राशि कहलाती हैं, बल आघूर्ण, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, धारा घनत्व, बल आघूर्ण जिसको टाउ से प्रदर्शित करते हैं, अभी पढ़ोगे आगे, बल आघूर्ण, चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, धारा घनत्व, ये 12th में पढ़ोगे, धारा घनत्व इसमें भी होगा, धारा घनत्व। तो ये सब कौन सी राशि है, ये सदिश राशि है, ठीक है ना भाई। और ये सब क्या करते हैं, ये सदिश योग के नियम का पालन करते हैं, मतलब बीजगणितीय योग के नियम का पालन करते हैं, जोड़ना घटाना गुणा भाग इनका पालन करते हैं ये। लेकिन सदिश योग का अदिश भी करता है, जोड़ना घटाना गुणा भाग के नियम का, ठीक है ना भाई, लेकिन वो सदिश योग के नियम का पालन नहीं करता। जोड़ना घटाना उसमें भी हुआ था, समझ में आया ना, देखे थे ना।
5 और 5 जोड़ करके 10 हो गया था, लेकिन वो सदिशों के नियम का पालन नहीं करता है, लेकिन उसमें भी बीजगणितीय योग होता है। तो ये आपकी क्या है, सदिश राशि है। तो वे राशि जिसमें दिशा व परिमाण दोनों होते हैं सदिश राशि कहलाती है। ये कुछ उदाहरण है जो सदिश राशि है: बल, त्वरण, वेग, विस्थापन, बल, आघूर्ण, चुंबकीय क्षेत्र, धारा घनत्व आदि। अब इनका निरूपण देखेंगे, सदिश का निरूपण कैसे किया जाता है। सदिश का निरूपण, अब सदिश को निरूपित कैसे करते हैं, ध्यान से समझना कैसे किए जाते हैं सदिशों का निरूपण। तो इधर देखना, मैंने एक बिंदु लिया O, और O से यहां तक की जो दूरी है उसको मैंने क्या नाम दे दिया, P। ठीक है ना भाई। अब ध्यान से देखना, यहाँ ये आपका क्या है, ये प्रारंभिक बिंदु है। ठीक है, ये आपका कौन सा बिंदु है, प्रारंभिक बिंदु है। और ये कौन सा बिंदु है, अंतिम बिंदु। आप यहां से निकले, यहां तक आकर रुक गए, अंतिम बिंदु। तो प्रारंभिक बिंदु को और किस नाम से मालूम है, बोला जाता है पुंज, या इसी को पुंछ भी कहते हैं, टेल। ठीक है ना भाई। और अंतिम बिंदु को बोला जाता है शीर्ष, हेड बोला जाता है। ठीक है ना, ये इसका पूछ है, उधर अभी सिर बनने वाला है, आया नहीं है। ठीक है ना भाई। तो क्या हुआ कि आप बिंदु O से निकले, यानी कि आपका प्रारंभिक बिंदु थे, यहां तक आ गए, तो इसकी कुछ ना कुछ क्या होगी, वैल्यू होगी। आपने यहां से यहां तक चला, जितने भी दूरी तय की उसका परिमाण है। अब आप इस डायरेक्शन में जा रहे हो, मान लो ये कौन सा डायरेक्शन है, पूर्व, है ना भाई। इस दिशा में जा रहे हो, तो O से P तक की जो आपकी लाइन है, जिसको रेखा बोलते हैं ना, तो ये लाइन किसको प्रदर्शित करता है, ये प्रदर्शित करता है उसके परिमाण को। किसके, यहां से कहां तक, O से लेकर P तक जो भी है वैल्यू, ये इसको किसको प्रदर्शित करेगा, उसके परिमाण को। अब ये दिशा बता दिया, ये O से P कौन से डायरेक्शन में जा रहा है, पूर्व डायरेक्शन में। तो दिशा को बताने के लिए क्या लगाते हैं, तीर लगाते हैं, तीर का साइन लगाते हैं। तो ये जो लाइन है, जहां तक भी होगा, यहां से लेकर यहां तक की वैल्यू उसकी क्या कहलाती है, परिमाण कहलाती है। और ये तीर, ये जो तीर का निशान है, ये किसको प्रदर्शित करता है, दिशा को प्रदर्शित करता है। तो अगर मैं इसको लिखना चाहूं कि O से P तक जा रहे, तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, वेक्टर OP, ऐसे लिखेंगे। तो ये जो आपको बता रहे कि ये जो लाइन है, लाइन इसका बताएगा कि वो उसका परिमाण को बताएगा कि ये कितना जा रहा है, और दिशा बता रहा है कि कौन सी डायरेक्शन, ये तीर बताता है कि ये कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है। तो सदिश का निरूपण, तो सदिश को निरूपित कैसे करते हैं, ये आपके तीर के निशान से, जहां ये जो लाइन है ये बताता है उसके परिमाण को, और ये तीर बताता है सदिश की दिशा को कि वो कौन से डायरेक्शन में जा रहा है। समझ में आया क्या। सिर्फ आपको इसमें देखना है कि सदिश का निरूपण कैसे, सदिश को कैसे प्रदर्शित करते हैं, एक तीर के निशान से। जहां पर ये वाली लाइन बताता है कि वो उसके वैल्यू को बताता है, परिमाण को, और ये वाला जो तीर बताता है उसकी दिशा को। इस तरीके से सदिश को निरूपित करते हैं। अब आप O से चले थे प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु P तक, तो OB, तो इसको बोलेंगे कैसे, वेक्टर OP। ऐसे वही है सदिश का निरूपण, ये बता रहे हैं, हमने सदिश को निरूपित कर दिया। समझ में आया क्या, सदिश का निरूपण समझ में आया। और उसकी प्रारंभिक बिंदु को क्या बोलते हैं, पुंछ या टेल बोलते हैं, और अंतिम बिंदु को शीर्ष बोलते हैं। ठीक है जी। और पहले क्या होता था, सदिश को जब निरूपित किया जाता था तो अंग्रेजी के अक्षरों का इस्तेमाल करते थे, वो भी गहरे मोटे अक्षर, बोल्ड का। जैसे मुझे A लिखना है ऐसे, तो इसको थोड़ा मोटा बनाना ऐसे, A, उसके बाद B, उसके बाद C। तो ऐसे बनाने में उनको क्या होती थी, समस्या जाती थी। इस कारण से क्या कर दिया कि इसको ऐसे न प्रदर्शित करते हुए बताया गया कि तीर के निशान से प्रदर्शित करें। अब इसे आप वेक्टर A कर लो, वेक्टर A, वेक्टर B, वेक्टर C, ऐसे। या तो उस टाइम कैसे करते थे, पहले जमाने में तिरछा लिखते थे ऐसे, या तो फिर गहरे मोटे अक्षर में लिखा जाता था। तो इसको बनाने में आपको बहुत टाइम लगेगा, समझ में आ रहा है ना। तो इसको हटा करके क्या किया गया, एक तीर का निशान दिया गया, और इसको बताया गया कि ये जो रेखा है वो आपके वैल्यू को प्रदर्शित करेगा, परिमाण को, और तीर की दिशा बताया गया कि ये सदिश की दिशा को बताएगा कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है। समझ में आ रहा है ना। पहले ऐसे भी प्रदर्शित करते थे भाई, मोटे अक्षर से और तिरछे अक्षर से। तिरछा लिखने से समझ में आ रहा है ना, इटैलिक लिखा जाता था, तो उसको लिखने में क्या होती थी, समस्या होती थी। तो उसको हटा करके इस पद्धति को अपनाया गया, वेक्टर का साइन लगाया गया, तीर का निशान, फिर उसमें बताया गया कि जो लाइन है वो उसके क्या बताएगा, परिमाण को, और तीर बताएगा उसकी सदिश की दिशा को। यहां तक समझ में आ गया। रेखा को, तो किसी सदिश के परिमाण को प्रदर्शित करने वाली धनात्मक संख्या को उस सदिश का मापांक कहते हैं। अब ध्यान से देखना, जैसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूं
वेक्टर 5, ये लिखा है वेक्टर 5, और ये इसकी दिशा बता रही है कि एक डायरेक्शन में जितना भी है 5 मीटर 5 किलोमीटर जितना भी चल रहा है। तो सदिश का मापांक क्या होगा? अगर मैं इसको कैसे लिखूं, ये अभी पूरी तरीके से क्या है, दिशा को भी बता रहे हैं, इसमें दिशा भी है और उसका परिमाण भी है, दिख रहा है ना, 5 किलोमीटर। चलो मैं लिख देता हूं पूर्व की ओर, ये ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पर ये 5 आपको किस चीज को शो कर रहा है? उसके परिमाण को प्रदर्शित कर रहे हैं ना। तो किसी भी सदिश राशि के परिमाण को क्या करेंगे? किसी भी सदिश राशि के परिमाण को प्रदर्शित करने वाली धनात्मक संख्या को, देखो यहाँ पर ऋणात्मक संख्या कभी नहीं आएगा, ऋण नहीं दिख रहा है ना, यहाँ पर हमेशा धन वाला ही होना चाहिए। तो उसे क्या बोलेंगे? सदिश का मापांक। और इसको प्रदर्शित कैसे करते हैं? मॉड से। मान लेता हूं मैं मॉड वेक्टर ए, इसको मैंने ए मान लिया, संख्या को ए, तो इसको कैसे प्रदर्शित करेंगे? मॉड ए से। तो इसको पढ़ते कैसे? मॉड वेक्टर ए, या तो आप इसी को इतना भी लिख सकते हो ए बस, तो भी वही है। तो ये क्या है? उसके परिमाण। तो किसी सदिश की परिमाण को प्रदर्शित करने के लिए ली गई धनात्मक संख्या क्या कहलाती है? सदिश का मापांक कहलाती है। और उसको किससे प्रदर्शित करते हैं? मॉड से। और उसको लिखते कैसे हैं? मॉड ऑफ वेक्टर ए, या इसको लिखेंगे ए। अगर मैं अब इसमें पूछूं कि इस संख्या में दी हुई सदिश में परिमाण बस बताइए, परिमाण बस, तो बता सकते हो कितना है परिमाण? इसमें वैल्यू कितना है? 5। तो कैसे लिखेंगे उसको? मॉड ऑफ वेक्टर ए या ए, और उसकी वैल्यू कितना है? 5। अगर मैं इसी में पूछूं अब उसकी दिशा बताओ, जिसको बोलते हैं एकांक सदिश, वेक्टर यूनिट बोलते हैं, समझ में आ रहा है ना, यूनिट वेक्टर बोलते हैं, वेक्टर यूनिट, एकांक सदिश। तो एकांक सदिश इसी का बताना है, तो उसको प्रदर्शित करते कैसे हैं? ए कैप से। ये जो ऊपर में साइन लगा है ना, ये किसको प्रदर्शित कर रहा है? इसको ऐसे पढ़ते हैं कैप, यानी कि टोपी समझो। तो ए और ये किसको प्रदर्शित करेगा? कैप प्रदर्शित करते एकांक सदिश, यानी कि इस तीर की दिशा को, और उसकी दिशा कहाँ है? पूर्व की ओर। ये आपका बता रहा है किसको? एकांक सदिश को। और एकांक सदिश को किससे प्रदर्शित करते हैं? एक कैप, कैप से प्रदर्शित। और जिसके बारे में पूछा है उसी का, तो हमने यहाँ पर फिलहाल ए माना था, ठीक है ना भाई। तो एकांक सदिश क्या होगा? एकांक सदिश को याद रखना, ए कैप, ए की जगह कुछ भी हो सकता है, एक्स वाई जेड आई जे के एस, कुछ भी हो सकता है। तो ये कैप से प्रदर्शित करते हैं। कैप का मतलब क्या है? वो आपकी दिशा को प्रदर्शित करेगा। तो यहाँ पर मैं आपको दोनों चीज बता दिया हूँ। ये आपका टोटल वेक्टर था, मैंने इसको पूरा माना वेक्टर ए, ठीक है। अब इसमें आपको बोल दिया कि इसका परिमाण बताओ, तो परिमाण बताने यानी कि मापांक बताना है, तो इसमें माड लगा दो, इतना लिखोगे तो भी ठीक है, या तो आप इसे ए भी लिख सकते हो। तो ये इसका क्या हो जाएगा? परिमाण। तो यहाँ पर ए की जगह क्या दिख रहा था? 5, तो इसे आप ऐसे लिख सकते थे, या तो आप लिख सकते थे वेक्टर 5, मॉड ऑफ वेक्टर 5, या इसी को सिर्फ लिख सकते हो 5। और मॉड के अंदर की जो संख्या वो हमेशा क्या होनी चाहिए? धनात्मक होनी चाहिए, इस बात को याद रखना। ये तो हो गया आपका परिमाण। अब इसने पूछा चलो इसकी एकांक सदिश बताओ, यानी कि उसकी दिशा बताओ। तो एकांक सदिश को ऐसे प्रदर्शित करते हैं भाई, कैप से, ठीक है ना। और ए लिए तो ए कैप, तो इसकी दिशा कौन सी दिशा में? पूर्व की ओर। अगर इधर दक्षिण होता तो दक्षिण की ओर, लेकर उत्तर होता तो उत्तर की ओर लिख देते। समझ में आ रहा है ना। तो ये कहलाता है सदिश का मापांक, जिसको ये मॉड से प्रदर्शित करते हैं। समझ में आया? सदिश का मापांक क्या होगा? परिभाषा लिख सकते हो ना, कि किसी सदिश के परिमाण को प्रदर्शित करने वाली धनात्मक संख्या को, ठीक है ना, उस सदिश का क्या कहते हैं? मापांक कहते हैं। तो ये हमेशा धनात्मक होनी चाहिए, इस बात को याद रखना। तो यहां से अगर आप निकालोगे, तो कल मैं फिर बताया था ऐसे, ये कैसा है? मान लो वेक्टर ए है, और ये किसके बराबर है? ये है मॉड ऑफ वेक्टर ए, और एक है आपका ए कैप। इन दोनों के बराबर ये पूरा है। इसमें दोनों चीज है ना, ये आपका परिमाण भी है और ये आपकी दिशा को बता रहे हैं। तो ये पूरा किसके बराबर है? पूरे वेक्टर ए के बराबर है। अगर मैं यहाँ से ओनली ए कैप का मान निकालूं, तो ये इधर बटे में आ जाएगा, आएगा ना। तो वेक्टर ए डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ वेक्टर ए, यानी कि इसकी वैल्यू दिए रहेगा, उसको रख देना, तो ए कैप यानी कि उसकी दिशा पता चल जाएगी। और अगर यहाँ से अगर इसके बस मान निकालो, तो ये बटे में आ जाएगा, परिमाण बस निकालो। तो कैसे होगा? अगर आप इसका मान निकालोगे, मॉड ऑफ वेक्टर ए का मान निकालोगे, तो ये नीचे में आ जाएगा, वेक्टर ए बटे में हो जाएगा ए का कैप। इस तरीके से आप निकाल सकते हो। समझ में आ रहे हैं? तो ये कहलाते हैं सदिश का मापांक। मापांक मतलब याद रखना मॉड, ये होता है। और मॉड की जो संख्या हमेशा कैसी होनी चाहिए? धनात्मक राशि होनी चाहिए। जो एकांक सदिश है उसे कैप से प्रदर्शित करते हैं, और ये सिर्फ दिशा को प्रदर्शित करता है।
जो परिमाण है, परिमाण आपका यानी कि जो मापांक है वो आपकी वैल्यू को प्रदर्शित करता है। यहां तक समझ में आ गया सबको? अब जो सदिश के प्रकार हैं उसको देखना, ये महत्वपूर्ण है। सदिशों के प्रकार, इसके तो वैसे बहुत सारे प्रकार हैं, तो उसमें का पहला नंबर है आपका समान सदिश। अब देखो सदिश को किससे प्रदर्शित करते हैं, ध्यान से देखना। क्या ऐसे प्रदर्शित करते हैं क्या सदिश को? करते हैं ना? अरे भाई मैं अगर इसको ऐसे करूं तो भी तो कोई दिक्कत नहीं है ना, यही तो है ना सदिश। तो ध्यान से देखना, ठीक है चलो ऐसे भी कर देता हूँ, समस्या ना हो आपको। ठीक है, अब इधर ध्यान से देखना, ये अलग डायग्राम है, ये ए नंबर का चित्र है, ये बी नंबर का चित्र है। समान सदिश, अब इसकी परिभाषा यहाँ से समझना। ये एक सदिश है, इसका आपको परिमाण दिख रहा है, यहां से लेकर यहां तक कुछ न कुछ दूरी होगी। अगर मैं इसको यहां से उठा करके, ठीक है ना, इसको ज्यों का त्यों मान लीजिए मैंने उठा करके इसको यहां कर दिया ऐसे, ठीक है, ध्यान से देखना, इसको उठा करके मैं यहां कर दिया, या इसी को उठा करके मैं यहां कर दिया, तो इससे क्या समझ में आ रहा है कि अगर मैं इस सदिश को कहीं भी उठा करके रख दूं, मतलब समांतर, समांतर का मतलब समझ में आ रहा है ना, यानी कि इसको यहां उठा के रखा, इनके बीच का जो लेंथ है उसमें बदलाव नहीं होना चाहिए, ये यहां से लेकर यहां तक जितना था उसी में होनी चाहिए उतनी लंबाई, और उसकी दिशा भी वही होनी चाहिए। तो इसका मतलब क्या है कि आप इस सदिश को कहीं भी क्या कर सकते हो, रख सकते हो, लेकिन इसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होनी चाहिए। जैसे ये ऐसा था, ऐसा ही है, आप चाहो इसको उठा करके इस बोर्ड में कहीं भी लग जाओ, इसको उठा करके नीचे करो, बट उसकी जो लेंथ है यानी कि इसकी जो परिमाण है और उसकी दिशा हमेशा कौन सी होनी चाहिए, एक ही दिशा में होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि इसको उठा करके आप ऐसे रख दो, तो फिर ये गलत होगा। तो इसका मतलब क्या समझे कि आप किसी भी सदिश को उसके समांतर जो रहेगा तो उसकी वैल्यू भी बराबर होगी, उसकी दिशा भी बराबर होगी, तो वो कहलाता है समान सदिश। ध्यान से देखना, मैंने इसको उठाया, इसके समांतर कर दिया, इसी के समांतर यहाँ भी है, सिर्फ इसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होनी चाहिए। आप इसे घुमा करके ऐसे नहीं रख सकते हो, वरना वो समान सदिश नहीं कहलाएगा, क्योंकि उसकी दिशा बदल जाएगी। समझ में आ रहा है ना? तो यहाँ पर क्या होगा, यदि किसी सदिश को उसके समांतर विस्थापित कर दिया जाए यानी कि रख दिया जाए, तो उस सदिश के परिमाण में और दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जितना मान लो यहाँ 10 सेंटीमीटर था तो यहाँ भी 10 सेंटीमीटर है, उसकी दिशा भी उतनी ही है। क्लियर है? तो यदि किसी सदिश को उसके समांतर विस्थापित कर दिया जाए यानी कि रख दिया जाए, यहाँ से उठाकर मैंने यहाँ रख दिया, यहाँ से उठाकर यहाँ रख दिया, यहाँ से उठाकर यहाँ रख दिया, तो उसके परिमाण में यानी कि ये जितना लंबा था अभी भी उतना लंबा ही है, और उसकी दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होता है, वो कहलाता है समान सदिश कहलाता है। समझ में आया? लेकिन आप कभी भी इसके डायरेक्शन को ऐसे चेंज नहीं कर सकते हो, या ऐसा दिख रहा है उसको आप ऐसा नहीं घुमा सकते हो, वरना ये समान सदिश नहीं कहलाएगा, ये कहलाएगा असमान सदिश। क्यों? क्योंकि दिशा तो विपरीत हो जाएगी लेकिन उसकी वैल्यू तो सेम रहेगा भाई। समझ में आ रहा है ना? तो ये कहलाती है क्या, आपका असमान सदिश कहलाएगा। फिर तो समान सदिश समझ में आया कि यदि किसी सदिश को, ठीक है ना भाई, विस्थापित कर दिया जाए, अन्य जगह विस्थापित कर दिया जाए तो भी, या उसके समांतर विस्थापित कर दिया जाए, तो उसके परिमाण यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो लाइन है वो लाइन यहाँ से भी यहाँ तक है, और उसकी दिशा भी क्या होनी चाहिए, सेम डायरेक्शन में होनी चाहिए, वो कहलाती है समान सदिश। तो इसमें अब मान लो इसको मैंने क्या माना, ए मान लिया और इसको बी मान लिया, और ये सदिश का साइन है ना, यहाँ से उठा करके उसको कर दिया तो इसको मैंने दूसरा नाम दे दिया। तो यहाँ पर क्या क्या चीज कॉमन है, यहाँ पर दोनों के मॉड बराबर होंगे। भाई ये जितने वैल्यू है उतने वैल्यू कितना होगा ना, मॉड मतलब उसके परिमाण बराबर होंगे। यहाँ से लेकर यहाँ तक जितना था उसका अभी भी यहाँ से लेकर यहाँ तक उतना होगा, बस मैंने इसके नाम को अलग अलग कर दिया, ये ए है ये बी है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ वेक्टर ए और मॉड ऑफ वेक्टर बी, ये दोनों क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। होगा, ये तो उनके मापांक हो गए, अभी पढ़े थे मापांक। दूसरा क्या हो सकता है, इनकी दिशा बराबर है, मतलब इनकी दिशा क्या है, सेम है ना भाई, तो इनकी दिशा भी क्या होगी, समान होगी। किसकी किसकी, वेक्टर ए और वेक्टर बी की दिशा समान है। इससे क्या निष्कर्ष निकल के आएगा, दिशा समान है। तीसरी कंडीशन क्या निकल के आएगी कि ये जो वेक्टर है वेक्टर बी के समांतर है ना भाई, वेक्टर ए वेक्टर बी के समांतर है, बट उसकी क्या होनी चाहिए, समांतर की कंडीशंस है कि उसकी जो लेंथ है और उसकी दिशा है वो बदलनी नहीं चाहिए, वो कहलाता है समान सदिश। अगर आप इसे बदल देंगे तो फिर वो असमान सदिश कहलाएगा। क्लियर हुआ क्या, समान सदिश किसे कहेंगे, आप इस सदिश को
कहीं पे भी उठा करके विस्थापित कर सकते हैं, बट उसकी जो परिमाण है और दिशा है वो बदलने नहीं चाहिए, वो कहलाता है आपका समान सदिश। समझ में आ गया क्या? अब लिखिए समान सदिश की परिभाषा। कि लिख सकते हो? लिखेंगे दो सदिश, ठीक है ना भाई, समान सदिश कहलाते हैं जब उनके मापांक और दिशा क्या हो, समान हो। ठीक है ना भाई, तो लिखेंगे जब दो सदिश जिनके मापांक यानी कि मॉड, ठीक है ना, मापांक व दिशा समान हो, क्या कहलाते हैं? समान सदिश कहलाते हैं। समान सदिश कहलाते हैं। यहां डायग्राम से समझ में आ गया समान सदिश किसे कहते हैं। अब इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं और इनको लिख लेना। ये कुछ निष्कर्ष निकले हैं और एक निष्कर्ष ये निकला है कि जब यदि किसी सदिश को उसके समांतर विस्थापित किया जाए, नोट करके लिख लेना, ये महत्वपूर्ण है भाई, क्योंकि इसका आगे आपको काम आने वाला है। यदि किसी सदिश को उसके समांतर विस्थापित किया जाए, उसके समांतर, यानी कि ये देखो, ये एक सदिश था, हमने उसका समांतर विस्थापित कर दिया, कहीं पे भी कर दो पूरे बोर्ड में, लेकिन इसकी डायरेक्शन और परिमाण नहीं बदलनी चाहिए। समझ में आया ना? तो यदि किसी सदिश को उसके समांतर विस्थापित कर दिया जाए, विस्थापित कर दिया जाए, तो इसकी परिमाण व दिशा में, इसकी परिमाण व दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये महत्वपूर्ण है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। देख लीजिए, अभी भी डायग्राम है आपके सामने में, ये यहाँ था, मैंने उसको उठाकर इसके समांतर कर दिया, विस्थापित कर दिया, मतलब दूसरे जगह रख दिया, फिर भी इसकी जो लंबाई है उसमें कोई परिवर्तन ना होगा, ना ही इसकी दिशा में परिवर्तन होगा। अगर इसकी दिशा को आप परिवर्तन कर देते हो मान लो, तो फिर वो समान सदिश नहीं कहलाएगा, भले ही उसके परिमाण बराबर क्यों ना हो। समझ में आया? तो ये कहलाती है समान सदिश जिनके मापांक व दिशा समान हो। तो देख लीजिए, अगर इनकी जो लेंथ है वो बराबर है, यानी कि उनके परिमाण बराबर है, यानी कि उनके मापांक बराबर है, उनकी दिशा भी बराबर है, और ये ए और बी क्या है, एक दूसरे के समांतर है, तो ये कहलाता है आपका समान सदिश। ठीक है, चलो दूसरा है आपका ऋणात्मक सदिश या विपरीत सदिश। देखो, एक राशि मैं यहां पर ले रहा हूं और इसको मैं नाम दे रहा हूं वेक्टर ए, ठीक है, ठीक है ना भाई। दूसरा राशि मैं ये ले रहा हूं वेक्टर बी, ठीक है, लेकिन परिमाण ठीक दिख रहा है ना, सेम है ना, लंबाई ठीक है ना भाई। तो अगर मैं इसको बोलो, देखो जो इसका परिमाण समान है बट उनकी दिशाएं क्या हो, विपरीत हो, वो क्या कहलाते हैं, ऋणात्मक सदिश। परिमाण मतलब वास्तव में मापांक ही है, धनात्मक जो इसका वैल्यू है वो क्या कहलाता है, आपका मापांक कहलाता है। तो इसकी परिभाषा आप कैसे लिख सकते हो, ध्यान से देखना कि वे सदिश जिनके परिमाण क्या हो, समान हो। जितना ये था, मान लो ये कितना है, 5 मीटर, ठीक है, तो ये भी कितना होगा, लेकिन ये माइनस का 5 मीटर होगा, ठीक है ना भाई। इनकी दिशा क्या होगी, विपरीत। या तो आप इसी को ऐसे बना सकते हो, एक डायग्राम को ऐसे और एक डायग्राम को ऐसे, दोनों का लेंथ क्या होना चाहिए, यानी कि परिमाण सेम होना चाहिए। इसको मान लेते हैं 3 मीटर, तो ये माइनस का 3 मीटर। आप किसी को भी मान सकते हो, ये माइनस होगा वो प्लस होगा। समझ में आ रहे हैं? ठीक है ना भाई, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, ये वेक्टर ए और वेक्टर बी। तो यहाँ पर क्या होगा, वे सदिश जिनके परिमाण क्या हो, समान हो, लेकिन दिशाएं क्या हो, विपरीत हो, वो कहलाता है ऋणात्मक या विपरीत सदिश। समझ में आ गया, ये आपका डायग्राम। अब इसे आप लिखोगे कैसे, लिखोगे तो कैसे, ऐसे हो सकता है, वेक्टर ए बराबर माइनस में वेक्टर बी, या तो ये माइनस होगा, या एक कंडीशन ऐसे भी हो सकती है कि ये वेक्टर ए माइनस हो और ये वेक्टर बी प्लस हो। ये दो कंडीशंस यहाँ पर बन सकती है, ये माइनस है तो ये प्लस होगा, अगर ये माइनस है तो फिर ये प्लस होगा। ये दोनों कंडीशंस यहाँ पर अप्लाई हो सकती है। ऋणात्मक सदिश, विपरीत सदिश समझ में आ गया, इतना ही है, इसमें कुछ ज्यादा नहीं। अब एक चीज यहाँ पर ध्यान देना, मैं यहाँ पर कुछ और आपको बता रहा हूँ, ये मिटा दूं क्या, ये समझ में आया ना। चलो ध्यान से देखना भाई साहब, अगर इसी ए को, ठीक है ना भाई, इस ए को, अभी फिलहाल मैं वैल्यू को हटा रहा हूं, अगर इस ए को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं,
अच्छा, चार्ज देखना इसमें प्लस का है, धनात्मक है, तो ये क्या होगा, अब इतना था, जैसे ही मैं इसको दुगना करूंगा ये दुगना हो जाएगा, होगा नहीं भाई, और उसी दिशा में होगा। मान लो ये भी इतना था, अब इसको जैसे मैं दुगना करूंगा, 2 से गुणा करूंगा, तो ये बढ़ के मान लो इतना हो गया, डबल हो गया। ठीक, कब की कंडीशन में, जब मैं इसको दुगना किया तब की कंडीशन। और ये धनात्मक वाला वैल्यू है, कौन सा है, धनात्मक मान। अगर मैं इसी को क्या करूं, आगे देखो ना, इसी में अगर मैं इसको जस्ट आधा कर दूं या 1/2 से गुणा करूं, बोलो 1/2 बोलो, ऐसे गुणा करूं या बोलो 2 का आधा कर दो, समझ में आ रहा है ना भाई, आधा कर दूंगा, ठीक है ना, तो ये भी इतना था, अगर मैं इसको आधा करूंगा तो दिशा तो उसकी सेम है, क्योंकि डायरेक्शन इसको देखो पॉजिटिव है, समझ में आ रहा है ना। अब इसका आधा करूंगा तो मान लो ये लगभग इतना, तो समझ में आ रहा है ना, प्लस है, दुगना करूंगा तो ये भी इतना था, तो ये जस्ट उसका डबल हो जाएगा, वो भी उसी डायरेक्शन में, धनात्मक दिशा में। अब मैंने जैसे इस वेक्टर को, सदिश को आधा कर दिया या आधा से गुणा कर दिया, या बोलो 2 से भाग दे दिया, कई तरीके से बोल सकते हो, 1/2 से गुणा कर रहा हूँ, यानी कि हाफ से गुणा कर रहा हूँ, मतलब ये इतना पूरा एक था, अब इसको आधा कर दूंगा तो आधा हो जाएगा, वो भी धनात्मक दिशा में। अब इसी को अगर मान लीजिए, ध्यान से देखना, सिर्फ मैं अगर इसकी दिशा चेंज करता हूँ, ये जितना था उतना था, तो ये इतना होगा, जितना था उतना, लेकिन ये कैसे हो जाएगा, माइनस का वेक्टर है, होगा कि नहीं होगा, होगा ना, परिमाण उतने ही होंगे, सिर्फ मैं क्या करूं, या तो ये समझो मैं इसको 1 से गुणा कर रहा हूं, वो भी -1 से, समझ में आ रहा है ना भाई, तो इसकी क्या होगा, सिर्फ दिशा बदल जाएगी और उतना सेम रहेगा, उसका परिमाण क्या रहेगा, सेम रहेगा। 1 से गुणा करूंगा 1 ही रहेगा, यानी कि इसमें कोई बदलाव नहीं होगा, सिर्फ क्या होगा, उसका चेंजेस हो जाएगा दिशा, समझ में आ रहा है। अब इसी को ऋणात्मक वाले में देखो, क्या है, ये आपका वैल्यू था इतना b, ठीक है ना भाई, अब इसे मैं क्या कर रहा हूँ, 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 2 से गुणा कर रहा हूँ, तो परिमाण में कोई बदलाव नहीं होगा, ये जितना था जस्ट डबल हो जाएगा, बट इसकी दिशा कैसी हो जाएगी, विपरीत, तो वो माइनस बता रहे हैं कि वो विपरीत दिशा में जा रहा है, परिमाण में बदलाव नहीं होगा, 2 से गुणा करो, 1 था तो ये इतना हो जाएगा, और ये दिशा बता देगी कि वो विपरीत दिशा में जा रहा है, समझ में आ रहा है। अगर इसी b को मैं क्या कर दूं, हाफ से गुणा करूं, वो भी माइनस हाफ का, तो इसको आधा कर दो, ये पूरा था ना भाई, तो कितना हो जाएगा, मान लो इतना हो जाएगा, ये इतना था, इसका आधा कर दो, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का हाफ b, लेकिन ये इसकी दिशा बता रही है कि ये विपरीत दिशा में जा रहा है, ऋण चिन्ह ये बता रहा है कि विपरीत दिशा में जा रहा है। अब इसी को मान लो मैं जस्ट फिर उल्टा कर दूं, इसमें कोई नहीं, या तो समझो 1 से गुणा कर दो, वो भी -1 का, ठीक है, यानी कि ये प्लस बनेगा ना, माइनस माइनस का गुणा, तो कुल मिला के इसका जो परिमाण है वो उतना ही रहेगा, लेकिन डायरेक्शन कैसी हो जाएगी, विपरीत हो जाएगी, माइनस से था वो धनात्मक हो जाएगा। क्या ये चीज समझ में आ रहा है, ये कहलाता है सदिश के साथ अंकों का गुणा, ये सदिश था ना भाई, दिख रहा है ना, इसके साथ मैंने क्या किया, अंकों का गुणा करते हैं तो क्या बदलाव होता है, वो भी धनात्मक अंक का गुणा करते हैं तो क्या बदलाव होता है, ऋणात्मक अंकों का गुणा करते हैं तो क्या बदलाव होता है। जैसे ही मैंने इस वेक्टर a को 2 से गुणा किया तो इसकी दिशा भी धनात्मक है, क्योंकि मैं संख्या भी कौन से लिया हूं, धनात्मक संख्या, तो उसकी डायरेक्शन में जस्ट इसका डबल हो जाएगा। भाई अभी मान लो ये 10 था, तो मैं 2 के गुणा करूंगा 20 हो जाएगा, तो होगा ना, तो वही तो हुआ है डबल। अब जैसे मैं इसको आधा करूंगा, तो मान लो ये 10 था, तो आधा हो जाएगा 5, और अगर इसी को मैं जस्ट सिर्फ विपरीत बस करूं, यानी कि -1 से अगर गुणा कर दूं, तो सिर्फ उसकी दिशा चेंज होगी, वैल्यू में कोई बदलाव नहीं होगा। आया समझ में, सेम आपका काम यहाँ ऋणात्मक वाले भी करना है, तो वैल्यू में क्या होगा, कोई बदलाव नहीं होगा, मतलब सिर्फ डायरेक्शन चेंज होगा, तो ऋण चिन्ह ये बताएगा कि इसकी दिशा विपरीत है, तो वो कहलाता है ऋणात्मक या विपरीत सदिश। क्या होना चाहिए, परिमाण सेम है, देख लो यहाँ भी 2 है, 2 से गुणा किया था, यहाँ भी 2 से गुणा किया था, मान लो ये अगर ये 10 था, अगर मैं -2 से गुणा करूंगा फिर भी -20 बनेगा, लंबाई तो 20 ही होगा, बट उसकी दिशा कैसे होगी, विपरीत होगी। तो इसके परिभाषा क्या होगा, विपरीत सदिश या ऋणात्मक सदिश का वे सदिश जिनकी परिमाण समान हो, जिनकी परिमाण या जिसको क्या बोलते हैं, मापांक, यही तो मापांक है ना, समान हो लेकिन दिशा क्या हो, विपरीत हो, दिख रहा है ना भाई, लेकिन दिशा विपरीत हो, क्या कहलाती है, ऋणात्मक सदिश या विपरीत सदिश कहते हैं, ऋणात्मक सदिश कहते हैं। अब जरा बताइए पहले आप लोग कि ये ऋणात्मक सदिश समझ में आया कि नहीं आया। इतने सारे आपको मैं उदाहरण देके बता दिया, गुणा भी करके बता दिया,
कहलाता है समतली सदिश। तो अगला है आपका समतली सदिश। वे सदिश जो कौन हो, एक ही तल में हो, वो क्या कहलाते हैं? अब इधर देखो, जैसे ये मेरे पास दो सदिश है, एक ये और ये एक ये, ध्यान से समझना पहले, ठीक है ना। जैसे ये कौन से तल में है अभी? हाँ, कैसे बताऊं? चलो इधर समझना ध्यान से। अभी अगर मैं ये दो सदिश है आपके पास, अगर मैं इसको देखूं तो ये अभी इस तल में दिख रहे होंगे आपको। अगर इसी को मैं जस्ट ऐसे कर दूं तो अब आपको इस तल में दिख रहे होंगे, लेकिन अभी इसका तल क्या है? समान है, अभी भी समान है ना भाई। तो ये कब की कंडीशन है? जब दो सदिश हो आपके पास तो हमेशा कौन से तल में होंगे? समान तल में होंगे, यानी कि समतली होंगे। अब मान लीजिए मैं आपका इसमें तीन सदिश ऐड कर देता हूँ, एक और ये, ठीक है ना। तो अब क्या बता सकते हो, क्या ये तीन सदिश के तल समान होंगे क्या? जैसे ये मैं ऐसे रखा हूं, ठीक है ना भाई, ध्यान से देखना, ये ऐसे है तो इस डायरेक्शन के लिए देखूंगा तो ये समतली होगा, ये दोनों वाला। अगर इसको ऐसे रखूंगा तो ये दोनों समतली होगा। तो अगर ये पूछा जाए क्या ये तीन सदिश समतली हो सकते हैं, क्या बता सकते हो समतली होगा या नहीं होगा? हो सकता है। अगर मैं तीनों को ऐसे रखूं, ध्यान से देखना, यहाँ बन नहीं रहा है, अगर जैसे इधर देखना, बोर्ड में रख रहा हूं, अगर मैं देखो ये तीन था, अब ऐसे, ठीक है ना भाई, तो ये अभी बोर्ड के सापेक्ष समतली है। और अगर नीचे वाला देखो तो ये बोर्ड के सापेक्ष समतली, लेकिन क्या तीनों समतली दिख रहे हैं क्या? नहीं। लेकिन अगर मैं तीनों को ऐसे रख दूं, ठीक है ना, तो एक ही तल में होंगे, समझ में आ रहा है ना। ये बोर्ड को समझो कॉपी है, ठीक है ना। अगर मैं इसको ऐसे रख दूं तो ये तीनों क्या होंगे? समतली होंगे। तो ये कंडीशन ये ऐसे डिपेंड करती है कि ये जो अगर तीन सदिश दिया तो ये हर बार समतली नहीं होता। एक आपको अभी करके दिखाया था, ये कैसा था, ये एक ऐसा था और एक नीचे की साइड था, या कहीं भी कर दो, ऐसे कर दो, जैसे भी कर दो। तो ये जो तीन सदिश है वो हमेशा समतली नहीं होते हैं, लेकिन दो सदिश हमेशा समतली होते हैं, इस बात को याद रखना। तो समतली सदिश वे सदिश कहलाते हैं जो एक ही तल में होते हैं, याद रखना, वे सदिश जो एक ही तल में होते हैं, एक ही तल में होते हैं, वो कौन सा सदिश कहलाते हैं? समतली सदिश कहलाते हैं। एक ही तल में होते हैं, समतलीय सदिश कहलाते हैं, समतली सदिश कहलाते हैं। अब इसका जो आपको इंपॉर्टेंट बिंदु बताया उसे नोट करके लिख लेना कि जब दो सदिश हो तो लिख लेना दो सदिश सदैव समतली होते हैं, दो सदिश सदैव समतलीय होते हैं। कैसे होते, समझ में आया ना? समतलीय होते हैं। लेकिन तीन सदिश क्या समतली होते हैं? होते भी हैं और नहीं भी होते हैं। मैं दोनों आपको करके दिखाया था। जब तीन सदिश हो तो समतली होते भी हैं और नहीं भी होते हैं। तो लिख लेना तीन सदिश समतली और असमतली हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। तो लिख लेना तीन सदिश समतलीय हो भी सकते हैं, समतलीय हो भी सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं, हो भी सकते हैं या नहीं। ये आपका महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि दो सदिश सदैव समतली होंगे। मैं आपको अभी ये मार्कर की सहायता से बना के दिखाया था। और तीन सदिश समतली हो भी सकते हैं और या नहीं भी हो सकते हैं, ये आप देखे थे। उम्मीद है अब आपको समतली सदिश समझ में आ गया होगा। होगा समरैखिक सदिश नाम से स्पष्ट है, जो एक ही रेखा पर हो तो लिखेंगे वे सदिश। पहले देख लीजिए परिभाषा, वे सदिश जो एक ही रेखा में या एक सरल रेखा में हो, एक सरल रेखा में हो, क्या कहलाते हैं? समरैखिक सदिश कहलाते हैं। अब उदाहरण भी देख लेना, समरैखिक सदिश कहलाते हैं। क्या वे सदिश जो एक ही रेखा में हो समरैखिक सदिश कहलाते हैं। अब ध्यान से देखना, ये ऐसे होता है, ठीक है ना। ये एक रेखा है, मान लो इसको मैं डॉट डॉट से प्रदर्शित कर देता हूं, ठीक है ना भाई। अब यहाँ पर क्या होगा, सदिश बनाना है तो एक सदिश में मान लेता हूं कि यहां से लेकर यहां तक है और एक सदिश ये है जो क्या है, एक ही रेखा पर है। समझ में आ रहा है ना भाई।
अब इनके बीच जो कोण बनता है इसको ध्यान देना। इनके बीच जो कोण बनेगा वो हमेशा कैसे होगा, एक तो 180 डिग्री होगा या तो 0 डिग्री होगा। 180 डिग्री कब होगा, मैं इसको विपरीत भी तो कर सकता हूँ, ये एक ही रेखा में होना चाहिए, इसमें विपरीत होने के लिए नहीं बोला है। ऐसे होगा तो इनके बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा, 180। जब एक ही दिशा में होगा तो वहां पर कोण कैसे बनेगा, 0 डिग्री। समझ में आ रहा है ना भाई, जब एक ही डायरेक्शन में होंगे तो वहां पर कौन सा कोण बनेगा, 0 डिग्री का, लेकिन जब विपरीत डायरेक्शन में होंगे तो कितना होगा, 180 डिग्री का कोण बनेगा। इसको याद रखना, ये कहलाता है आपका समान सदिश। ऐसे हो सकता है या ऐसे भी बन सकता है, इतने में भी 180 बन सकता है। डिवाइडर प्रोटेक्टर तो देखे हो ना चांदा जी, उतना, या तो इसको आप ऐसे एक साथ कर सकते हो, ये दोनों की डायरेक्शन, तो यहाँ पर भी क्या होगा, 180 डिग्री बनेगा तो 0 डिग्री बनेगा। देखे हो ना क्या होता है, इधर 0 होता है और एक 180 होता है, फिर 180 होता है, एक 0 होता है, यह लिखा होता है, देखे होंगे नीचे वाले लाइन में। तो यहाँ पर जो कोण बनेगा या तो 0 डिग्री हो सकता है या तो 180 डिग्री बन सकता है, वो कहलाते हैं समरैखिक सदिश। वे सदिश जो एक ही सरल रेखा में हो या एक ही रेखा में हो वो आपका कहलाता है समरैखिक सदिश। बढ़ा दो इसे आप, अगला देखें आप, छोटा छोटा परिभाषा है ये। अगला है आपका सहप्रारंभिक सदिश। सहप्रारंभिक सदिश, इसको पहले डायग्राम से समझ लो, ये क्या चीज होता है सहप्रारंभिक सदिश। तो ध्यान से देखना, वे सदिश जो जिनके स्टार्टिंग या प्रारंभिक बिंदु समान हो, यानी कि एक ही जगह से निकला हो। तो ध्यान से देखना, मान लीजिए ये कोई बिंदु है, एक सदिश आपका इधर गया, एक सदिश यहाँ आया, ये दूसरा सदिश, और ये मान लो चौथा सदिश। इनको नाम दे देता हूँ, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी और वेक्टर डी। तो ध्यान से देखना, जिनका मूल बिंदु यानी कि सभी की प्रारंभिक बिंदु क्या हो, समान हो, ठीक है ना, वो कहलाते हैं सहप्रारंभिक बिंदु, यानी कि जिनका प्रारंभ एक ही बिंदु से हुआ, वे सदिश जिनकी प्रारंभिक बिंदु समान हो। ऐसे भी लिख सकते हो, तो वे सदिश जिनकी प्रारंभिक बिंदु समान हो वे क्या कहलाएंगे, सहप्रारंभिक सदिश कहलाएंगे। ये देखो, यहीं से ए निकला, यहीं से बी निकला, यहीं से सी और यहीं से डी, तो ये क्या कहलाएगा, सहप्रारंभिक सदिश कहलाएंगे। तो किसे कहेंगे, वे सदिश जिनकी प्रारंभिक बिंदु क्या हो, समान हो। वे सदिश, आप अपने हिसाब से भी परिभाषा लिख सकते हो भाई, वे सदिश जिनकी प्रारंभिक बिंदु समान हो उसे सहप्रारंभिक सदिश कहते हैं। सहप्रारंभिक सदिश कहते हैं। क्या ये चीज समझ में आया? देख लीजिए भी, ये कोई बिंदु था, अब यहाँ से वेक्टर ए निकला, वेक्टर बी, वेक्टर सी और वेक्टर डी, और सभी का प्रारंभिक बिंदु क्या है, समान है, तो उसे क्या कहेंगे, सहप्रारंभिक सदिश कहेंगे। स्थिति सदिश, छठवां नंबर। तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले क्या करना, अक्ष बनाना। ये कौन सा अक्ष है, त्रिविमी, समझ में आ रहा है ना, त्रिविमी है, एक्स वाई जेड। ये इसका क्या होता है, मूल बिंदु होता है, मूल बिंदु होता है ना भाई। अब इस मूल बिंदु में क्या करेंगे कि उस मूल बिंदु के सापेक्ष मान लेते हैं कि कोई कण है, यहां पर मान लेते हैं कि कोई कण है जिसको हमने क्या नाम दिया, पी, ठीक है ना। अब इस कण को, मूल बिंदु से कण को मिलाने वाले सदिश को क्या कहते हैं, स्थिति सदिश कहते हैं, और इसे वेक्टर आर से प्रदर्शित किया जाता है। स्थिति सदिश को किससे प्रदर्शित करते हैं, वेक्टर आर से। तो कैसे लिखेंगे इसकी परिभाषा, किसी मूल बिंदु को, ठीक है ना, या किसी मूल बिंदु से किसी कण की स्थिति को मिलाने वाले सदिश को क्या कहते हैं, स्थिति सदिश कहते हैं, और इसे वेक्टर आर से प्रदर्शित करते हैं। लिखें, ठीक है ना भाई। तो क्या लिखेंगे, किसी या मूल बिंदु O से, मूल बिंदु O से किसी कण को यानी कि मूल बिंदु O से किसी कण यानी कि P की बात चल रही है, ठीक है ना, कण P को मिलाने वाले सदिश को
या रेखा भी बोल सकते हो, ठीक है ना। मिलाने वाले सदिश को या रेखा को, ठीक है ना, स्थिति सदिश कहते हैं। स्थिति सदिश कहते हैं। फिर से देख लीजिए, परिभाषा सुन लीजिए। किसी मूल बिंदु O से किसी कण की मिलाने वाली सदिश को या रेखा को क्या कहते हैं? स्थिति सदिश कहते हैं। इसे वेक्टर R से प्रदर्शित करते हैं। वेक्टर R से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? वेक्टर R से। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? वेक्टर R किसके बराबर है? वेक्टर OP के बराबर है। OP को तो मैं बोलूंगा ना वेक्टर R, ये कहलाता है आपका स्थिति सदिश, पोजीशन वेक्टर। एक और बच गया, विस्थापन सदिश। इस चीज को मैं विस्थापन सदिश में भी बता सकता हूं। जो आपको प्रारंभ में बताया था ना, सदिश का निरूपण O से P तक मिलाया थे, वो वास्तव में विस्थापन सदिश है। देखना ध्यान से कैसे बनेगा। ये हो गया विस्थापन सदिश। विस्थापन सदिश अगला क्या होता है? विस्थापन सदिश कि मान लीजिए ये आपका क्या है? त्रिविमीय तल है और इसका मूल बिंदु कौन है? O है। तो t समय पर मान लीजिए ये कोई t समय है और t समय पर कोई वस्तु है जिसकी स्थिति क्या है? P है, ठीक है भाई। और t समय पश्चात, मान लीजिए t समय पश्चात इस वस्तु की स्थिति क्या हो जाती है? P डैश हो जाती है। t समय पर वस्तु की स्थिति क्या थी? P थी। और t समय पश्चात वस्तु की स्थिति क्या हो जाती है? P डैश हो जाती है। तो इसको क्या बोलेंगे? प्रारंभिक बिंदु, ठीक है। ये आपका क्या है? प्रारंभिक बिंदु। और ये आपका क्या है? अंतिम बिंदु, ठीक है ना भाई। तो प्रारंभिक बिंदु को, ठीक है ना भाई, किसी गतिमान कण की प्रारंभिक बिंदु को अंतिम बिंदु से मिलाने वाली सदिश को क्या कहेंगे? मिलाने वाली सदिश को, किसी गतिमान कण के प्रारंभिक बिंदु को अंतिम बिंदु से मिलाने वाली सदिश को क्या कहेंगे? विस्थापन सदिश कहते हैं। समझ में आ गया क्या? कैसे बोलेंगे? किसी गतिमान कण की प्रारंभिक बिंदु को अंतिम बिंदु से मिलाने वाली सदिश को क्या बोलेंगे? विस्थापन सदिश कहते हैं। लिख लेंगे परिभाषा कि लिखना पड़ेगा? लिख लूं ना? ठीक है। तो आज की क्लास यही ओवर करते हैं। कल देखेंगे सदिशों के गुणनफल का योग, समांतर चतुर्भुज के योग का नियम, त्रिभुज का नियम, ये सब देखने वाले हैं भाई। तो आज की क्लास यही करते हैं, सदिशों के प्रकार तक। ठीक है।